बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इल्मी सिटी के लाइव सेशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद हनीफ मलिक बहरीन से। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं पाकिस्तान से सकलैन शेर साहब हैं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि डेली बेसिस पे इल्मी सिटी एक इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम लेके आता है, जिसका सिर्फ और सिर्फ यही मतलब होता है कि एक प्रॉपर अवेयरनेस दी जाए अपने लोगों को, नाजरीन को, जिससे हम डिफरेंट गेस्ट को डेली बेसिस पे डिफरेंट टॉपिक पे बुलाते हैं। तो आज के जो हमारे ऑनरेबल गेस्ट हैं, तो उनका थोड़ा-सा मैं इंट्रोडक्शन करवाऊँ। तो ये माशाल्लाह सकलैन शेर साहब का वसी एक्सपीरियंस है ओवरसीज़ में, पाकिस्तान में। अभी करंट सर्विंग एज़ ए मैनेजर एचआरबीपी एंड हैंडलिंग द एचआर एंड एडमिन डिपार्टमेंट ऑफ मुल्तान टेलीकॉम ज़ोन। करंटली ही इज़ वर्किंग इन ए पीटीसीएल। तो ये मोस्ट सीनियर पोज़ीशन पे काम कर रहे हैं। माशाल्लाह इनका मोर देन 18 इयर्स का एक्सपीरियंस सेम एक्सपर्टीज़ में है, जिसमें ह्यूमन रिसोर्सेज़ के डिफरेंट विंग्स हैं, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। अगर मैं क्वालिफिकेशन की तरफ जाऊँ, माशाल्लाह इन्होंने बहुत क्वालिफिकेशनें की हुई हैं। एमबीए किया हुआ इन्होंने एचआर दुबई से, इन्होंने पीएमपी किया हुआ है पीएमआई यूएसए से, ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल सर्टिफिकेट किया हुआ इन्होंने यूएसए से, एसपीएचआरआई इन्होंने ये भी यूएसए किया हुआ है, और मेंबर ऑफ एनएमसी पाकिस्तान है। तो सकलैन साहब, वेलकम टू शो। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हनीफ साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और मैं शुक्रगुजार हूँ इल्मी सिटी का भी कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि आज आपके साथ गपशप की जाए, और लोगों के हवाले से जो आपकी तवक्कुआत हैं और जो हमारे नाजरीन की तवक्कुआत हैं कि हम उनको कुछ बता पाएँ, उस हवाले से मुझे खुशी है और मैं आपका शुक्रगुजार भी हूँ। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि उनकी तवक्कुआत पर आज पूरा उतरे। थैंक यू। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली ये प्योरली एचआर के रिलेटेड है। तो हाउ टू गेट ड्रीम जॉब, हम एक अपनी डिजायर्ड जॉब कैसे ले सकते हैं, उस पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो जैसे हमारे ऑनरेबल गेस्ट अवेलेबल हैं, तो वो हमें डिफरेंट टिप्स भी बताएंगे, तरीकाकार भी बताएंगे, और कैसे फ्रेश कैंडिडेट इसमें अपेयर हो सकते हैं, कैसे एक्सपीरियंस स्विच कर सकते हैं ड्यू टू करंट कंडीशन, कैसे वो अपने आप को मूव कर सकते हैं एक जॉब से दूसरी जॉब के लिए। तो इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सर थोड़ा-सा हम इसको डिटेल में चलते हैं। तो ये एचआर की जो विंग्स होती हैं, बेसिकली ये 3 विंग्स होती हैं। तो इनको थोड़ा-सा आप एक ब्रीफ कर दें, उसके बाद फिर वन बाय वन हम चलते हैं। अच्छा हनीफ साहब, वंस अगेन थैंक यू। इंशाल्लाह हम इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन करेंगे। इससे पहले कि हम अपने एचआर कोर में आएँ, मैं चाहूँगा कि एक दो चीज़ें मैं बातें जो अपनी ज़िम्मेदारी समझता हूँ एज़ ए सोशल मेंबर होने के नाते। एक तो जो कोविड है अल्हम्दुलिल्लाह अब डिक्लाइन की तरफ है, लेकिन अभी भी ये ख़त्म नहीं हुआ, तो हमें थोड़ा-सा एहतियात करनी है और जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो निभानी है। तो हमारे लोग जो भी हमें देख रहे हैं या सुन रहे हैं, तो मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि वो एक सोशल डिस्टेंसिंग बरकरार रखें, मास्क का इस्तेमाल जो वो करें, कंटिन्यू करें, और जो भी गवर्नमेंट जहाँ की भी गवर्नमेंट की जो भी एसओपीज़ हैं उनको फ़ॉलो करें, और ताकि इस बीमारी से महफूज रहें। क्योंकि अगर वो खुद हेल्दी हैं, खुद सेहतमंद हैं, तो तभी वो दूसरों के काम आ सकेंगे और इंसानियत की खिदमत कर सकेंगे। इसके साथ-साथ मैं एक और अपनी ज़िम्मेदारी समझता हूँ, जो मैं ज़रूर अपने स्पेशली हमारे वो फेलोज़ जो ड्राइविंग करते हैं, उनको मैं एक ज़रूर इस पे टिप देना चाहूँगा, बात करना चाहूँगा कि टेक्स्टिंग और ड्राइविंग 2 ऐसी चीज़ें हैं जिनको साथ-साथ नहीं होना चाहिए। अगर हम स्टैट्स की तरफ जाएँ, सिर्फ़ अमेरिका में 1.6 मिलियन के करीब हर साल एक्सीडेंट होते हैं जो टेक्स्टिंग की वजह से होते हैं। कि आप ड्राइविंग कर रहे हैं लेकिन आप टेक्स्टिंग भी कर रहे हैं, और उसमें हज़ारों लोगों की जानें चली जाती हैं, और एक अच्छा खासा इकॉनमी को भी नुकसान होता है और लोगों को भी नुकसान होता है। तो मैं आप सबसे ये दरख्वास्त करूँगा कि अपनी जो सेफ्टी है उसको यकीनी बनाएँ, लोगों का ख़्याल करें, अवॉइड करें टेक्स्टिंग से व्हाइल ड्राइविंग। तो ये तो एक छोटा-सा मैसेज था जो मैं चाह रहा था कि जो मेरी ज़िम्मेदारी। जी, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, अब जब कोर एचआर की बात करें तो एचआर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बड़ी डायनामिक है, और डे बाय डे इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इसके जो जो भी इसके डायनामिक्स हैं वो चेंज हो रहे हैं। ऐसा ही है।
लेकिन अभी हम चूँकि मेजर पे ही रहेंगे, 3 चीज़ों पे बात करेंगे, रिक्रूटमेंट के हवाले से, रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन के हवाले से, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के हवाले से और कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स, जो मेजर सेगमेंट्स नॉर्मली यूज़ किए जाते हैं, लेकिन एचआर इससे भी बहुत बाहर है। अच्छा, इसमें रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन का जो एक हमारे वो लोग स्पेशली जो एचआर की फील्ड में आना चाह रहे हैं या किसी भी पोजीशन पे बैठे हुए हैं, मैनेजर हैं, एचआर में नहीं है और नॉन एचआर मैनेजर्स हैं, तो उनके लिए भी जो पीपल मैनेजमेंट है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनका रोल भी इन तीनों रोल्स में कहीं ना कहीं उनको फिट होता है और वो सारे का सारा आता है। अब हर जो मैनेजर है उसने अपने लिए लोगों को हायर करना है, खा वो एचआर की मदद से हो, खा वो उसके सीनियर की मदद से हो, तो वो इंटरव्यू में इन्वॉल्व होगा, उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन में इन्वॉल्व होगा और वो सारी चीज़ें लेके चलेगा। तो इसलिए उनको रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन के बारे में ज़रूर नॉलेज होना चाहिए। रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन की जब हम बात करते हैं तो बेसिकली ये प्रोसेस स्टार्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन की ब्रांडिंग से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन हम नॉर्मली इसको लेते हैं कि जब कोई पोजीशन वेकेंट होती है और उसके लिए रिक्वेजिशन आती है तो फिर एडवर्टीजमेंट होती है, जॉब डिस्क्रिप्शंस, जॉब एडवर्टीजमेंट होती है और फिर लोग अप्लाई करते हैं और पूरा प्रोसेस चलता है, स्क्रीनिंग का है, इनिशियल इंटरव्यू का है, उसके टेस्ट हैं। अच्छा, आज मैं इंटरव्यूज़ के हवाले से भी अपने जो देखने वाले हैं उनको ज़रूर बताऊँगा कि इस एनवायरनमेंट में, कोविड के एनवायरनमेंट में जब वर्चुअल इंटरव्यू होते हैं तो उनको कैसे नेल डाउन करना है, यानी उसमें कैसे चीज़ों का ख्याल करना है ताकि वो ट्रैप से बचें और उसमें सक्सेसफुल इंटरव्यू की जाना चाहें। तो सीवी से लेके इंटरव्यू और फिर सिलेक्शन, फिर ऑन बोर्डिंग, ये सारा चीज़ें रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में आती हैं। फिर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में जो चीज़ें हम लेते हैं उसमें ये होता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कभी भी उस हिसाब से नहीं चलती कि आप लोगों को हायर करते जाएं और लोग छोड़ते जाएं ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि रिटेंशन ऑफ नॉलेज और जो प्रोडक्टिविटी है किसी भी इदारे की और अल्टीमेटली जो लीड करती है प्रॉफिट की तरफ, तो वो लोगों की वजह से ही करती है। पीपल आर दी ओनली कोर, जो कुछ भी मतलब आप कह लें कि सबसे जो इम्पोर्टेंट, मैं एसेट का वर्ड यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि अब उसकी डेफिनेशन चेंज होगी, आईएसओ ने डेफिनेशन चेंज कर दी है। तो जो कोर है, किसी भी जान है, यानी रीढ़ की हड्डी है किसी भी इदारे की, तो वो सिर्फ उसके लोग हैं और लोगों से ही ऑर्गेनाइजेशन चलती हैं और लोगों से ही आगे चलती हैं। तो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट या ऑर्गेनाइजेशन का जो डिपार्टमेंट है, डिज़ाइन डिपार्टमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन और इनको ओडी आप कह लें, तो डेवलपमेंट के हवाले से बात करें तो उनका पर्पज़ ये होता है कि आप जो एम्प्लॉइज़ हैं उनको ना सिर्फ डेवलप करें बल्कि उनको उस लेवल, उनका जो पोटेंशियल है उसको अनलीश करते हुए उस लेवल पे लेके आएँ कि वो मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी की तरफ आएँ और मैक्सिमम एंगेजमेंट की तरफ आएँ, ताकि उस इदारे के लिए और उन लोगों के लिए भी वो बेटरमेंट की तरफ चीज़ जाए। फिर जो तीसरी बात हम कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स की करते हैं, वो बड़ा एक टिपिकल रोल है जो एचआर का होता है, जिसमें एचआर ने बेंचमार्किंग करनी होती है उसके पर्क्स की, क्योंकि कोई भी इदारा है उसके लोग विन विन सिचुएशन के तहत ही काम करते हैं, यानी आप इदारे के उन लोगों को उनकी तनख्वाहें और उनके जो एन्योलमेंट्स हैं उनका ख्याल करें ताकि वो सेटिस्फाई रहें, उनकी ज़रूरियात पूरी हों और उसके बदले में वो उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करें। तो ये सारा रोल कंपनसेशन एंड बेनिफिट का होता है, सेक्शन का होता है कि वो इन चीज़ों को देखते हैं कि सैलरी क्या होनी चाहिए, जो डिफरेंट इंडस्ट्री क्या उस पे दे रही है, उसके कंपेटिटर्स क्या दे रहे हैं, किसी जॉब की हार्डशिप को देखते हुए उसके क्या अलाउंसेस होने चाहिए, ये सारी चीज़ें वो डिपार्टमेंट लेके चलता है। और फिर इसी तरीके वो ऑर्गेनाइजेशन अपने ह्यूमन रिसोर्स साइकिल को पूरा चलाती रहती है, यानी हायरिंग से लेके फायरिंग तक। जैसे हम एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में बैठे हैं तो यहाँ पर रिटायरमेंट का भी एक सिलसिला होता है, फिर उन पेंशनर्स का भी उनके उसके बाद भी उनका तल्लक उस अदारे से रहता है और वो चलता रहता है जब तक वो इस दुनिया से नहीं पर्दा फरमा जाते लोग। तो वो हमारे लिए, वो हमारे एम्प्लॉई का दर्जा ही होता है उनका, और हम उनका उसी तरह ख्याल करते हैं और ये हर एचआर का बंदा ख्याल कर रहा होता है। तो एचआर का रोल बेसिकली बहुत वसी है, एम्प्लॉय रिलेशनिंग आती है,
HR के लोग काउंसलर भी होते हैं, लोगों की काउंसलिंग भी करते हैं, स्ट्रेस के हवाले से भी है, ट्रेनिंग्स के हवाले से भी है। और आजकल जो बिज़नेस पार्टनर का रोल है उसमें उस बिज़नेस के डायनामिक्स को समझते हुए अपने लोगों को उस लेवल तक लाना और उसके फिर जो जिस तेज़ी से जो बिज़नेस चेंज होते हैं, उनके हिसाब से चेंज मैनेजमेंट को लेके चलना, ये सारे रोल HR के हैं। तो HR का रोल अब कॉस्ट सेंटर से बढ़ के एक पार्टनर का रोल है कि ताकि वो उस इदारे के बेनिफिशियल होता है और उसके लिए मैं ये कहूँगा कि अगर HR बेहतर तरीके से काम कर रही है तो फिर मेरे ख़्याल में कोई ऐसा पॉइंट नहीं है कि वो इदारा जिस पर्पज़ के लिए बना है वो पर्पज़ अपना अचीव ना कर पाए। तो ये तो ज़बरदस्त। आपने पूरे HR को विद इन 10 to 15 मिनट माशाल्लाह पूरा ब्रीफ कर दिया है और वाकई हर डिपार्टमेंट का, हर ऑर्गेनाइजेशन का जो HR डिपार्टमेंट होता है वो की होती है। अगर वो आप कह लें कि बैकबोन है, अगर वो प्रॉपर परफॉर्म कर रहे हैं, वो जो उनके गिवन जितने भी उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, एज पर मार्केट उसको वैल्यू कर रहे हैं, उसको वैल्यूएट कर रहे हैं और अपने बंदों का ख्याल रख रहे हैं, तो डेफिनेट कोई भी बंदा वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के नहीं जाएगा। जब उनको सारे बेनिफिट, सारी फैसिलिटीज वहाँ एक ऑर्गेनाइजेशन में मिल रही हैं, तो उनको मेरे ख्याल में कहीं छोड़ के नहीं जाएगा। अगर वो परफॉर्म नहीं कर रहा तो देयर इज चांसेस तो वो फड़फड़ाएंगे, आगे पीछे जाएंगे। बिल्कुल आपने ठीक है। अच्छा सकलैन साहब, ये बताइए कि एक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट होता है, स्पेशली क्योंकि कोई भी नया कैंडिडेट जाता है, फ्रेश होता है या एक कंपनी से दूसरी कंपनी जाता है, तो वो जाके काम करता है, हार्ड वर्क करता है, बड़ी मेहनत करता है। उसको साल बाद एक परफॉर्मेंस उसका बॉस करता है, उसका मैनेजर करता है, वो परफॉर्मेंस पहुंचती है। उसकी परफॉर्मेंस जितना वो काम करता है, वो उतनी परफॉर्मेंस जो होती है वो मिलती नहीं उसको। तो उसको क्या क्या चीजें जो देख के उन चीजों को, उन पैरामीटर को भी हाथ में रखना चाहिए कि नहीं ये मेरी परफॉर्मेंस में इंक्लूड होंगी, वो कौन कौन सी चीजें, थोड़ा ये भी नाजरीन को बता दें। अच्छा, जो बात हम रिटेंशन की कर रहे हैं, ये भी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट जो प्रोसेसेस हैं, ये जो सिस्टम है, बड़े इंपॉर्टेंट है किसी भी इदारे के लिए। ना सिर्फ इदारे के लिए, इसी तरह उस इंडिविजुअल के लिए भी है कि उसने स्टेगनेंट नहीं रहना, यानी वो जिस पोजीशन पे आया है, यानी उसी पोजीशन पे या उसी सैलरी पे नहीं रहना, बल्कि वो जो कैंडिडेट है, जो एम्प्लॉई है, उसने वैल्यू एडिशन देते हुए ऑर्गेनाइजेशन में खुद को भी इम्प्रूव करना है, ताकि खुद उसकी अपनी तनख्वाह भी बढ़े, फिर उसकी प्रमोशन भी हो, उसको एक जॉब सिक्योरिटी भी मिले। तो ये परफॉर्मेंस के मद्देनज़र ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि और ये मलिक साहब, आपका मल्टी $1 मिलियन क्वेश्चन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, आपने बड़ा जीनियस क्वेश्चन किया है कि हमारे लोग सिर्फ जॉब लेने की हद तक जाते हैं, लेकिन उसके बाद की जो चीज़ें हैं उसको वो समझते हैं कि वी विल गो विद द फ्लो, कि जो चीज़ें जैसे चल रही हैं हम उसके हिसाब से चलेंगे, जहाँ पर हमें दरिया का बहाव ले जाएगा हम चले जाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि आप उस इदारे, जिस इदारे में जिस पोजीशन पे गए हैं, उसके मामलात को समझने की कोशिश करें, उन ज़िम्मेदारियों को समझने की कोशिश करें। अब जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है वो क्या होती क्या है? जो इस वक़्त बेस्ट प्रैक्टिसेज़ हैं दुनिया में, उसके हिसाब से अगर मैं कहूँ तो उसमें ये होता है कि साल के बिगिनिंग में या जब बंदे ने जॉइन किया, उसकी कुछ एक्सपेक्टेशन रखी जाती हैं, उसको कुछ गोल्स दिए जाते हैं, उसको जॉब डिस्क्रिप्शन, उसकी रूटीन की जो उसने क्या काम करना है वो भी बताया जाता है, और उस रूटीन से हट के उसने क्या करना है, ठीक है? वो सारी चीज़ें उसके साथ शेयर की जाती हैं। अब ये इंडिविजुअल की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो उसको लेके कैसे चलता है अलॉन्ग विद हिज़ और हर सुपरवाइज़र। तो इसमें मैं चाहूँगा कि अगर वो चंद एक चीज़ें मद्देनज़र रखे वो इंडिविजुअल, वो एम्प्लॉई, तो मेरे ख़्याल में कोई ऐसा नहीं है कि वो पीछे रह जाए। अच्छा, उसमें जो सबसे पहले बेसिक ये है कि क्लैरिटी ऑफ द गोल्स, ठीक है? वो अपने सुपरवाइज़र के साथ जो भी गोल्स असाइन होते हैं उसको साल के लिए, 6 महीने के लिए, जितने अरसे के लिए उसको ये डिपेंड करता है, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट जो सिलसिला होता है। तो वो उनके साथ डिस्कशन करे कि अच्छा जी मेरे ये गोल हैं, तो आपकी एक्सपेक्टेशन मुझसे क्या है कि मैं कैसे लगूँगा कि आपको मैं सक्सेसफुल हूँ, ठीक है? वो क्लैरिटी लेनी चाहिए, शुरू में ले लें, ठीक है?
शुरू में ले लें, लेकिन कीप ऑन डूइंग ऑन दैट, कि अगर कहीं पर वो लगता है कि उनको कोई फीडबैक नेगेटिव आ रहा है तो उसको वो फर्दर फीडबैक लेते हुए उसको मोल्ड कर सकते हैं, उसको उस गोल को डिफरेंट अंदाज में लेके जा सकते हैं। दूसरा ये है कि उस गोल के माइलस्टोन सेट किए जाए। अच्छा, इसकी एग्जांपल मैं ऐसे ले लेता हूँ कि अगर मैं एक सेल्स मैनेजर हूँ, ठीक है, और मुझे एक टास्क दिया जाता है कि जी आपने इस साल नंबर ऑफ जो आइटम्स हैं ये इतने सेल करने हैं, ठीक है। तो अब मुझे अपने मैनेजर के साथ बैठना चाहिए कि जी अगर मैं ये सेल करूँगा तो ये कैसे करूँगा, ठीक है, और कहाँ-कहाँ होंगे और कितने अगर मैं कर लूँगा तो मेरा लेवल क्या होगा, वो सारी चीज़ें डिस्कशन कर लेनी चाहिए। उसके बाद जैसे कोविड आ गया, ठीक है, अब कोविड आया तो हर चीज़ बंद हो गई, ठीक है, आपका वो गोल शायद स्टक हो गया, तो आप अपने मैनेजर के पास दोबारा जाएँ कि सर अब ये कहानी ऐसी हो गई है, पूरी दुनिया स्टैंड स्टिल पे हो गई है, तो आप इसको कैसे लेके चलें? तो वो या अपना जो भी सॉल्यूशन है वो भी बता दें कि अच्छा सर अब हम इसको ऑनलाइन चीज़ों को देख लेते हैं, टेली मार्केटिंग पे चले जाते हैं, या डिफरेंट जो भी डिपेंड करता है कि आप किस बिज़नेस में हैं। विद न्यू उसके बाद आइडियाज। हाँ, उसके हिसाब से बिज़नेस के हिसाब से आप देख लेते हैं। फिर वो माइलस्टोन आपने सेट किए होते हैं कि ठीक है जी, मैं 1 महीने में इतना काम करूँगा तो साल में मेरा ये काम हो जाएगा। महीने को फिर आप 4 हफ्तों में डिवाइड कर लें कि मैं अगर 1 वीक में ये काम करता जाऊँगा तो अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज़ ये है कि उन माइलस्टोन की अचीवमेंट के ऊपर आपने फीडबैक भी शेयर करना है अपने मैनेजर के साथ, अपने सुपरवाइज़र के साथ। कीप ऑन शेयरिंग, ठीक है? फ्रीक्वेंसी कोई भी हो, मतलब आप फ़र्ज़ किया सुबह आप जाते ऑफ़िस में आप कहे सर आज मैंने 4 सेल कर ली हैं, ठीक है? सर आज मेरे लिए ये बड़ी मुश्किल सेल थी, मैंने ये कर ली। कीप ब्रिंग इनटू राइटिंग और इन द नोटिस ऑफ द सुपरवाइज़र। ये एग्जैक्टली। हाँ, इसको आप जो है ना रेगुलर आप शेयर भी करते जाएँ और अपने माइलस्टोन को देखते जाएँ। फिर ये होता है कि आप क्वेश्चन ज़रूर करें अपने सुपरवाइज़र से, अपने कोलीग्स के साथ उनसे पूछें कि यार ये मेरी परफ़ॉर्मेंस कैसी है भई? दूसरे लोग क्या कर रहे हैं? हो सकता है आपने वो 4 या 5 सेल की हैं, पता चला कि दूसरे लोग 15-15 कर गए। तो आपकी सेल वो ऑटोमैटिकली आप उस बेंचमार्किंग में नीचे आ जाएँगे। या हो सकता है कि आपने 5 की हों, दूसरे ने 2 की हों, ठीक है? तो आपके इसका मतलब है आप बहुत मेहनत कर रहे हैं और काम कर रहे हैं। तो ये चीज़ें वो करते जाएँ। अच्छा, परफ़ॉर्मेंस में फिर जो नेक्स्ट स्टेप है कि वो मेंटोरशिप ज़रूर रखें अपनी उस इदारे के जो भी प्रोसेस हैं, जो सीनियर हैं या कोई ऐसा कोलीग है, उसको मेंटोर बनाएँ, उसके साथ डिस्कशन रखें। जैसे जैसे पीटी सेल में मैं हूँ तो हमारे यहाँ मेंटोर हमें फॉर्मली दिए जाते हैं कि आपने आपके अंदर जो भी एरियाज़ ऑफ इम्प्रूवमेंट हैं, आप उनको लेके चलेंगे। ठीक है, मेंटोरशिप हो गई। फिर आप वो एरियाज़ देखें जो आप जिनमें कमज़ोर हैं, जो चाहते हैं कि आप उनको इम्प्रूव करें। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स का इश्यू है, आपके पास अच्छा वही सेल वाली अगर बात को लेके चलें, आपको गाड़ी नहीं दी गई, ठीक है? या आपको वो चीज़ें जो आइटम है वो टाइम पे नहीं मिलता, ठीक है? या आपको वो टाइम उसकी जो परफ़ॉर्मेंस है उसमें कोई या आफ्टर सेल कोई फ़र्क है। तो ये सारी चीज़ें जब आप लेके चलेंगे तो और रेगुलर आप फीडबैक लेते भी रहेंगे और देते भी रहेंगे, तो फिर कोई हर्ज नहीं कि आप ए क्लास, ए प्लस एम्प्लॉयी डिक्लेयर ना हो साल के बाद। हमारे यहाँ इंशाल्लाह। बदकिस्मती से होता ये है कि हम लोग एक दफ़ा वो गोल सेट कर लिए जाते हैं, उसके बाद एम्प्लॉयी ठंड प्रोग्राम रख लेते हैं कि ठीक है यार बस चल रहा है ना, साल के बाद एंड पे फिर जाके लड़ रहा होता है कि सर मुझे आपने ए सी क्यों दिया? ठीक है? अल्लाह तो की भाई बस लेके चलने दो। आप पूरा साल आप उससे शेयर करते जाएँ तो आपको और आपके सुपरवाइज़र को मुश्किल ही नहीं होगी। वो सिंपली आपको कहेगा यार ये ए रेटिंग है और डिक्लेयर्ड होगा ए रेटिंग। नहीं, तो बिल्कुल इसी तरह। ये पीएमएस के हवाले से है। अब ज़ाहिर है डिफरेंट ऑर्गनाइज़ेशन के उसके मॉड्यूल डिफरेंट वो यूज़ कर रहे हैं, फिर अभी उनके प्रोसेसेस डिफरेंट हैं। कुछ रेटिंग स्केल्स पे लेके जाते हैं, कुछ बेल कर्व पे लेके जाते हैं, वो डिफरेंट चीज़ें हैं जो मेरे ख़्याल में शायद उन पे हम डिटेल में अगर बात करना चाहें तो वो पूरा एक टॉपिक है। नहीं, इंशाल्लाह वो नेक्स्ट टाइम कर लेते हैं। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, जितना काम कर रहे हैं उसके सुपरवाइज़र को भी पता होना चाहिए कि वो काम कर रहा हूँ मैं। अगर बिल्कुल। सुपरवाइज़र को पता नहीं होगा, तो वो अल्टीमेटली क्या वो लाइक अदर एम्प्लॉइज़ या जो उसके नीचे जितने बंदे काम कर रहे हैं ऐसे ही कंसीडर होगा। अच्छा सकलैन साहब ये बताइए, अभी जो करंट सिचुएशन है, इसमें कुछ जो पास्ड आउट स्टूडेंट हैं, उनके लिए कौन-सी जॉब है और कैसे वो ले सकते हैं? अच्छा, देखें मलिक साहब, ये सिचुएशन पूरी दुनिया में है।
मैं देख रहा था और एक बल्कि आर्टिकल में पढ़ रहा था, तो उसमें आईएलओ ने, जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने लिखा हुआ है कि 1.6 बिलियन जो जॉब्स हैं वो अफेक्ट होंगी या लोग अफेक्ट होंगे, ठीक है। 1.6 बिलियन, 1.6 अरब बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है। इससे यानी ये पॉपुलेशन का जो वर्किंग क्लास पॉपुलेशन है उसका हाफ है, 50% है। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है, चैलेंज है, लेकिन इसके साथ-साथ ब्लेसिंग्स ऑफ डिस्गाइज़ भी है, यानी अल्लाह ताला की तरफ से अगर एक मुश्किल आती है तो उसके लिए ना उसका कोई हल भी आता है, कोई आसानी भी आती है। तो अब जैसे पहले ये होता था कि हम लोग फिज़िकली चीज़ों को लेके चलते थे, दूसरे मुल्क में भी जब जॉब के लिए जाते थे तो बहुत सारे मसाइल भी होते थे, वीज़ा, फिर इमिग्रेशन, फिर उस मुल्क के अपने रूल्स एंड रेगुलेशन। अब वो सारी चीज़ें रिलैक्स हो गई हैं, रिलैक्स इन द सेंस कि आप रिमोट वर्किंग पे आ गए, ठीक है। और पहले हम लोग ज़ूम का, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का, ये बहुत कम नाम सुना करते थे, और बहुत सारे जितनी भी ट्रेनिंग्स होती थी वो हम क्लासरूम ट्रेनिंग के अलावा कोई ट्रेनिंग नहीं समझते थे। हम समझते थे कि सिर्फ क्लासरूम ट्रेनिंग ही होती है, वरना नहीं है। बट अभी टोटली ये प्लेटफ़ॉर्म डिफरेंट प्रोवाइड कर दिए गए हैं, और इसी तरह हायरिंग भी अब डिफरेंट हो गई है। अब जो ट्रेंड आने वाले दिनों में भी हैं, न्यू नॉर्म्स, जब न्यू नॉर्मल होगा तो उसमें भी चीज़ें वर्किंग फ्रॉम होम जो है ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट आंसर होगा। और हर ऑर्गेनाइजेशन, मैं बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन को जानता हूँ जिन्होंने अपना पूरा सेगमेंट, ठीक है, वो उन्होंने उसको वर्क फ्रॉम होम कर दिया, ठीक है। पहले मतलब आप डॉक्टर्स को देख लें, वो टेली मेडिसिन पे चले गए, कॉल सेंटर्स को देख लें। कॉल सेंटर्स पहले एक मखसूस जगह पे होते थे, अब कॉल सेंटर्स लोग अपने-अपने घरों में शिफ्ट हो गए। यानी आप अपने घर में बैठे हुए एज़ ए कॉल सेंटर के एजेंट के तौर पे काम कर रहे हैं। अच्छा, जो लोग अभी फ्रेशर हैं या जो अभी करंटली पास आउट होने जा रहे हैं, उनके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि वो, उनके लिए अपॉर्च्युनिटीज़ बहुत बढ़ जाएँगी, ठीक है। उनको डिफरेंट अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेंगी जो आगे उनके जॉब के हवाले से। तो तमाम इंडस्ट्रीज़ में आने वाले दिनों में अच्छी खासी जॉब्स आने वाली हैं, क्योंकि अब ऑर्गेनाइज़ेशन अपना जो बजट है वो जो बताया जा रहा है या फ़ोरकास्ट किया जा रहा है, वो चूँकि अपने ऑफ़िसेज़ और जो लॉजिस्टिक्स पे खर्चा कर रहे थे, यानी ऑफ़िस की स्पेस का किराया है, ठीक है? फिर उसके एयर कंडीशनर्स के खर्चे हैं, बिजली के हैं, टेलीफ़ोन्स के हैं, आने-जाने का ट्रांसपोर्टेशन का था, उसको मेंटेन करने के थे। अब वो खर्चे कम हो गए और उनकी जगह पे वो लोग बंदे ज़्यादा हायर करेंगे ताकि उनकी प्रोडक्टिविटी बेहतर हो जाए और फिर अच्छे प्लेटफ़ॉर्म लिए जाएँगे। तो हमारी जो अब करंट जनरेशन है, जो आने वाली अब जो वर्किंग क्लास में आएगी, वो आई जनरेशन या ज़ी जनरेशन उनको कहते हैं, जो टेक सेवी हैं। आप और मैं शायद हमें मुश्किलात हैं कि हम उतने फ़ास्ट नहीं हैं व्हाट्सएप पे या डिफरेंट सोशल मीडिया पे, लेकिन हमारे जो अभी छोटे बहन-भाई हैं, छोटे बच्चे हैं, वो हमसे बहुत एडवांस हैं, ठीक है? बिल्कुल है, तो बिल्कुल है। तो ये उनके लिए फ़ायदा है, उनके लिए बहुत सारी जॉब्स आएँगी। बट अभी हम आगे डिस्कस भी करेंगे कि वो उन जॉब्स के लिए क्या कौन-सी ऐसी जॉब्स हैं जिनको वो लेके चल सकते हैं। अच्छा, इससे पहले जो हमारा टॉपिक था जिस पे आपने बात की थी ड्रीम जॉब के हवाले से, ड्रीम जॉब की जो अगर बात करें तो ये एक बड़ा अट्रैक्टिव सा वर्ड है, जिसमें लोग ये सोचते हैं कि अच्छा एक मोटी-सी तनख्वाह मुझे मिलेगी, बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, मेरा एक अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस होगा, ठीक है? मैं दुनिया को बेहतर बनाने के लिए काम करूँगा और अपने काम से मोहब्बत करूँगा, तो वो शायद ड्रीम जॉब है, ठीक है? ये सारी चीज़ें अब, लेकिन अब डेफ़िनेशन चेंज हो गई है इसकी। अब ड्रीम जॉब का मतलब ये है कि आप वो जॉब जिसमें आप एंगेज्ड हैं, जिसमें आप प्रोडक्टिव हैं, ठीक है? जो आपको जॉब थकाती नहीं, ठीक है? जिसमें हो सकता है उसमें सैलरी शायद वो उस लेवल की ना हो या दूसरे बेनिफिट्स उस लेवल के ना हों, स्कैटर्ड बेनिफिट हों, लेकिन आपकी जो इनर सैटिस्फैक्शन है, वो बड़ी इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है। तो अब ड्रीम जॉब कैसे मिलती है, कैसे ली जाती है, ठीक है? इसको जब तक आप उस ड्रीम से बाहर नहीं निकलेंगे, ठीक है? आप कोई एक्शन प्लान नहीं बनाएँगे, ठीक है? और तो फिर आप उस ड्रीम जॉब में लैंड नहीं कर सकते। ये वही है कि मैं सोच लूँ कि जी मैंने बहरीन जाना है,
ठीक है, लेकिन ना मैं पासपोर्ट बनवाऊँ और ज़ाहिर है तो फिर मैं मलिक हनीफ से मिलने नहीं जा सकता, ये कन्फर्म है, ठीक है? फिर हम बैठे हुए व्हाट्सएप पे या इसी तरह जो स्ट्रीम पे हम बात कर सकते हैं, वो सारा सिस्टम है। तो आपको अपने ड्रीम्स के लिए एक एक्शन प्लान बनाना है, उस ड्रीम को सामने रखना है और फिर जो गैप्स हैं उसको ब्रिज करना है, ठीक है? ये आज का हमारा टॉपिक है। तो फिर आप उस जॉब में आप लैंड करेंगे, ठीक है? अच्छा, अब जब हम बात करते हैं एक्शन प्लान की और ब्रिज द गैप की बात करते हैं, तो उसमें आपका एटीट्यूड बड़ा मैटर करता है, ठीक है? एटीट्यूड क्या होता है? एटीट्यूड की जो डेफिनेशन अगर मैं सादा लफ्ज़ों में कहूँ कि वो टेंडेंसी है जो आप किसी काम को किसी बंदे के हवाले से, किसी ऑब्जेक्ट के हवाले से या किसी चीज़ के हवाले से जो रिएक्ट करते हैं, ठीक है? आप पॉजिटिव या नेगेटिव उसके बारे में रिस्पॉन्स देते हैं, वो आपका एटीट्यूड होता है, ठीक है? अच्छा, अब मैं स्पेशली अपने जो जूनियर साथी हैं, जो हमारे वो स्टूडेंट हैं जो अभी इस वर्किंग क्लास में आएँगे, आइदर वो अपना बिज़नेस शुरू करते हैं या वो किसी जॉब के लिए जाते हैं, ठीक है? उनको मैं ये ज़रूर कहूँगा, उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अपना एटीट्यूड बड़ा पॉजिटिव रखें, ठीक है? इस दुनिया में कोई पता नहीं, आप देखें, अब पैंडेमिक की अगर बात करते हैं, इस कोरोना की बात करते हैं, तो अभी तक हम 6000 के करीब पाकिस्तानी हमारे अज़ीज़ जो दोस्त थे, रिश्तेदार थे या जानने वाले थे या वो हज़रात थे जो सिर्फ़ पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, ओवरऑल वर्ल्ड में दुनिया में बेतहाशा कीमती जानें चली गई हैं, ऐसे-ऐसे हीरे चले गए हैं इस बीमारी में। तो हमें अपना जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव रखना है कि कोई पता नहीं इंसान ने कब कहाँ जाना है, ठीक है? कितने दिन इस दुनिया में रहना है। और यही पॉजिटिव एटीट्यूड उनकी आने वाली ज़िंदगी के लिए एक फाउंडिंग जो स्टोन होगा, एक ऐसा यानी उनका पहला कदम होगा जो उनको हमेशा सक्सेस की तरफ लेके जाएगा, ठीक है? क्योंकि एटीट्यूड आपका होगा तो आपके साथ लोग मोहब्बत करेंगे। अच्छा, लोग जब मोहब्बत करेंगे तो इसका मतलब है आपका नेटवर्क बढ़ेगा, ठीक है? अब नेटवर्क क्या होता है? नेटवर्क बेसिकली मैं इसको कोट हमेशा करता होता हूँ, नेटवर्क इज़ अ नेट वर्थ, ठीक है? नेटवर्क के बेतहाशा फ़ायदे हैं। हमारे लोग पहले कहते थे ना, यार मेरा रेफ़रेंस नहीं है, मुझे नौकरी नहीं मिलती, ठीक है? मेरी सिफ़ारिश नहीं है, मुझे नौकरी नहीं मिलती। मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे नौकरी नहीं मिलती। अच्छा, आज के भी बच्चे हमारे माशाल्लाह वो दे आर वेरी कॉन्फिडेंट कि जी ऐसा नहीं, लेकिन हमारी जनरेशन थी वो कहते थे यार सिफ़ारिश नहीं है तो सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी या इस तरह या किसी बेसिकली होता क्या था, वो भी एक तरह का नेटवर्क था, ठीक है? सिफ़ारिश की जब हम बात करते हैं, रेफ़रेंस की बात करते हैं, तो अब उसको प्रोफ़ेशनल नेटवर्किंग पे ले आया गया है। अब आज मैं आपको ओपनली मतलब बता रहा हूँ, पहले कभी ये चीज़ें बताई नहीं जाती थी कि अच्छा यार आपने फलाँ सियासतदान के साथ किस तरह नेटवर्क बढ़ाना है, रेफ़रेंस किस तरह बनाना है। उसका बड़ा सादा-सा तरीका है, हम उसके लिए 2-3 चीज़ें यूज़ करते हैं, ठीक है? एक तो पहली बात ये है कि जो भी आप नेटवर्क बनाते हैं, रेफ़रेंस बनाते हैं, उसमें ये लालच मत रखें कि उससे मुझे क्या मिलेगा, बल्कि आपका एटीट्यूड ये होना चाहिए कि मुझसे उसको क्या फ़ायदा होगा, ठीक है? पहली बुनियाद आपकी ये हो कि आप देने वाले हो, ना कि लेने वाले, ठीक है? कतन अच्छा, अब प्रोफ़ेशनल वे में क्या है, आप देने वाले कैसे हो सकते हैं? क्या दे सकते हैं? आप उसको कुछ नहीं दे सकते तो हौसला दे सकते हैं, ठीक है? उस बंदे को। आप उसकी हेल्प कर सकते हैं, उसकी स्टडीज़ में कर सकते हैं, आपकी अगर कोई एक्सपर्टीज़ हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, आप किसी स्पेसिफ़िक चीज़ में हैं, आप उनकी सपोर्ट कर सकते हैं। तो पहला आपका माइंडसेट पॉज़िटिव एटीट्यूड होना चाहिए। दूसरा ये है जब आप नेटवर्किंग की तरफ जाते हैं तो आप देने का सोचें, ठीक है? तीसरी बात, आप ऑथेंटिक हों, यानी आप 2 नंबरी की बात ना करें, लालच मत रखें। आप ये मत सोचें कि अच्छा यार इसको मैंने बेवकूफ़ बनाना है, ठीक है? कतई ऐसा मत कीजिएगा। आप जो हैं वो आप ऑथेंटिक रहें, आप कोई ज़रूरत नहीं अच्छा मुझे फ़ेसबुक के मैं भी यूज़र हूँ, ज़ाहिर है हम सारे यूज़र हैं, लेकिन बाज़ औक़ात मैं बड़ा परेशान हो जाता हूँ कि हमारे फ़ेसबुक पे लोग जो इम्प्रेशन पोर्ट्रे करते हैं ना, वो बड़ा सिर्फ़ पॉज़िटिव करते हैं। मैं अपनी फ़ोटो लगाऊँगा, तो ये सूट टाई में लगाऊँगा, किसी बड़े रेस्टोरेंट का लिखूँगा जी मैं खाना खा रहा हूँ, ठीक है? मैं कुछ ऐसा बताऊँगा।
तो वो जो आंसर है ना आपका सपोर्ट मांगने वाला, हेल्प मांगने वाला, हेल्प करने वाला, वो खत्म हो जाता है। अच्छा, जब मैं हर चीज़ ये शेयर कर रहा हूँ कि आई एम ईटिंग एट KFC, आई एम ड्रिंकिंग एट पिज़्ज़ा हट, ठीक है, फॉर एग्जांपल जो भी है, ठीक है, तो बेशक मैं भूखा बैठा हूँगा तो मैं किसी को कहूँगा नहीं यार मैं तो भूखा हूँ भाई मुझे खाने को बुला ले, ठीक है। अच्छा, इसी तरह हम बहुत सारी चीज़ों को लूज़ कर जाते हैं। देखिए इंसान है, वी आर अ सोशल पर्सन्स, जब तक आप एक दूसरे का साथ नहीं देंगे तो आप डिप्रेशन और स्ट्रेस की तरफ चले जाएँगे। जब आप अपना सब कुछ सिर्फ अच्छा है अच्छा शो कर रहे हैं तो इसका मतलब है आप जो एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है आप उसको मिस कर रहे हैं। अच्छा, नेटवर्किंग की बात पे मैं कंटिन्यू करूँगा। दूसरी चीज़ है बी क्रेडिबल, ठीक है? ऑथेंटिक हूँ, पॉजिटिव हूँ, क्रेडिबल हूँ, ठीक है? यानी आप अगर वो जो बंदा है जिसके साथ आपका नेटवर्क है, वो चाहता है कि उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो आप तक रहे, ठीक है? हरगिज़ ये नहीं कि वहाँ से आप उठें और दुनिया को बता दें। आपने ज़ूम पे डिस्कशन की, ठीक है? आपने माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे डिस्कशन की, बाद में पता चला जी यूट्यूब पे चढ़ा दी। ऐसा हरगिज़ ना करें। बी क्रेडिबल। अच्छा, ऑथेंटिक हूँ, क्रेडिबल हूँ और जेन्युइन हूँ। अपने आप को 2 नंबर शो करने की ज़रूरत नहीं है। ये हम सीवी में भी बात करेंगे। अगर आप एक चीज़ पोज़ेस नहीं कर रहे, आप एक चीज़ आपके पास नहीं है, आपको कहने की ज़रूरत ही नहीं है। यकीन करें मैं खुद मुबालगा राय से हट के शायद 1 लाख से भी ज़्यादा का फ़िगर होगा जो मैं इंटरव्यू कर चुका हूँ, ठीक है? मलिक साहब को पता है कि हम जिन ऑर्गनाइज़ेशंस में रहे हैं, वहाँ पर महीने में हज़ारों लोग जाते थे, ठीक है? नो डाउट। और वो सारा डेस्कॉन इंजीनियरिंग की मैं बात कर रहा हूँ। तो आपने भी माशाल्लाह हज़ारों लोगों को वहाँ हैंडल किया और अभी आप एक बड़ा पोर्टफ़ोलियो आपका हैंडल कर रहे हैं। तो जो बंदा एम्प्लॉयर होता है दूसरी साइड पे इंटरव्यूअर बैठा होता है और जो इंटरव्यू होता है, वो इंटरव्यूअर को आप चक्कर नहीं दे सकते, ठीक है? आप ये मत सोचें कि मैं इसको बेवकूफ़ बना दूँगा, फुद्दू बना दूँगा, ठीक है? इसको अपना नुकसान करोगे। बी जेन्युइन, आप उसको कहेंगे जी मैं ये हूँ, इतना है मेरा ये है। अब नए लोगों के लिए एक तो नेटवर्किंग इम्पोर्टेंट है। नेटवर्किंग का फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि वो जॉब्स जो पब्लिश होनी है, वो उनसे पहले उनको पता चल जाएगा। वो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन उनको मिल जाएगी, ठीक है? जबरदस्त। दूसरा ये होगा कि चूँकि वो क्रेडिबल हैं, चूँकि वो ऑथेंटिक हैं, तो वो कोई भी बंदा जो जॉब में उस पोज़ीशन पे बैठा हुआ है, आपको रिकमेंड करने में देर ही नहीं लगाएगा, ठीक है? उसको पता है हनीफ मलिक साहब क्या हैं, ठीक है? आपको रिकमेंड करते हुए वो हिचकिचाएगा ही नहीं, ठीक है? तो ये आपको बेनिफिट होगा। तीसरा ये बेनिफिट है कि कहीं और उसके सर्कल में कोई जॉब आती है, ठीक है? उसके सर्कल में कोई ऐसी लर्निंग की अपॉर्च्युनिटी आती है, कोई नेटवर्किंग की अपॉर्च्युनिटी आती है, वो आपको रेफर करेगा। वो कहेगा यार वो फलाँ बंदे को आप इमीडिएटली जो है ना कॉल कर लें, ये बंदा आपके लिए परफेक्ट है। अच्छा, वो विन-विन सिचुएशन है। एम्प्लॉयर इज़ लुकिंग फॉर द पर्सन, ठीक है? और एम्प्लॉयी इज़ लुकिंग फॉर द एम्प्लॉयर कि वो अपनी जॉब के हवाले तो वो विन-विन सिचुएशन हो जाएगी। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, इन चीज़ों को आपने देखना है, अपनी नेटवर्किंग को बेहतर करना है, इससे आपको बेतहाशा फ़ायदे होंगे। अच्छा, अब जो नए स्टूडेंट आए हैं, वो उनके लिए अपॉर्च्युनिटी ये है कि वो फेसबुक है उसका यूज़ करें, ठीक है? लेकिन राइट यूज़ करें। राइट यूज़ से मुराद ये है कि जो उनका इंटरेस्ट है, जो उनकी फ़ील्ड है, उसके चैनल्स को सब्सक्राइब करें, उनके लोगों को अपने नेटवर्किंग का हिस्सा बनाएँ और साइलेंट मत हों उसमें। लिंक्डइन पे आप अपना प्रोफ़ाइल बनाएँ। मैं पिछले दिनों भी एक डिस्कशन में बात कर रहा था कि जो आपकी सोशल मीडिया प्रेज़ेंस है, ठीक है? इसको खुदा के लिए पॉज़िटिव रखिएगा। कत्तन पॉलिटिकल होने की ज़रूरत नहीं है, कत्तन रिलीजियस होने की ज़रूरत नहीं है, कत्तन आपको किसी के बारे में नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है, कत्तन किसी की ज़ात पे कीचड़ उछालने की ज़रूरत नहीं है, कत्तन आपको अपनी यूनिवर्सिटी, अपने इदारे, अपने एम्प्लॉयर, ठीक है, अपने किसी साथी के बारे में नेगेटिव कमेंट्स पास करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? वन्स यू हैव रिटन समथिंग ऑन अ मीडिया वापस नहीं अनमि आ सकते। वापस नहीं आएगा, वो किसी न किसी फ़ॉर्म में पड़ा रहेगा। बड़े इदारे जितने भी हैं, वो आपकी क्रेडिबिलिटी, आपका जो टेंडेंसी है, आपका जो रुझान है, उसको चेक करते हैं। उनके इतने अच्छे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, हम लोग भी ऐसा करते हैं। मैं मलक मोहम्मद हनीफ मलक लिखूँगा, इनकी तमाम चीज़ें मेरे सामने नज़र आ जाएँगी, ठीक है? इनके अच्छा। तमाम अकाउंट्स की डिटेल आ जाएगी, जो सोशल मीडिया पे बता देंगे कि
ये इस तरह के वीडियोस को लाइक करता है, इस तरह का ये देखता है, ठीक है? तो आप लोग ये हरगिज़ मत कीजिएगा, अपने नेगेटिव इम्पैक्ट मत कीजिएगा। अच्छा, जबरदस्त। सोशल बिज़नेस आप बढ़ाएँ कैसे? आप एक्टिव हों डिस्कशंस में, जो आपके मुतल्लिका डिस्कशंस आती हैं, किसी जॉब के मुतल्लिका, किसी रिसर्च के मुतल्लिका, जो आपकी फ़ील्ड है, उसमें आप शेयर करें, कमेंट्स दें, ठीक है? उसमें आपको नॉलेज भी मिलेगा और आपकी नेटवर्किंग भी बढ़ेगी। अच्छा, दूसरा हमारे लोग नेटवर्किंग में क्या करते हैं कि लिंक्डइन में एक प्रोफ़ाइल बनता है, उसको मतलब अपना वो इनवाइट भेजते हैं, जैसे वो एक्सेप्ट करता है, साथ ही लिख देते हैं, "सर, आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब, प्लीज़ हेल्प मी।" ऐसा मत करें। जी। ऐसा हरगिज़ ना करें, ठीक है? क्योंकि ये उसकी प्राइवेसी में आप दखल-अंदाज़ी कर रहे हैं और आप डायरेक्ट उसको हिट कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि मैं इसको गुनाह अज़ीम समझता हूँ कि आप इस तरह कर रहे हैं। आप उसको पहले उसके साथ एक्वेंटेंस हों, उसके साथ तल्लक बढ़ाएँ, उसको कुछ फ़ायदा दें, ठीक है? यानी आप एटलीस्ट उसके इंटरेस्ट के हिसाब से आप उसको को पोस्ट शेयर करें, कोई मटीरियल शेयर करें, देन आप उससे बात करें। ये कोई अच्छा तरीका नहीं है कि आप डायरेक्ट आप जब रिक्वेस्ट करते हैं तो वो नॉर्मली इसको डिस्करेज किया जाता है और लोग जवाब देना भी पसंद नहीं करते। फिर जबरदस्त। हाँ, फिर बहुत सारी ऐसी ऐप्स हैं आप ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पर आप हायरिंग ट्रेंड बन गया है, ठीक है? आप ट्विटर से भी हायरिंग होती है, आपके स्नैपचैट से होती है, ठीक है? इसके अलावा जॉब पोर्टल्स हैं, जैसे अगर मैं मिडल ईस्ट की बात करूँ, तो बेट.com बड़ी फ़ेमस है, नौकरी है, मोस्टर गल्फ है, ठीक है? फिर पाकिस्तान में अगर मैं बात करता हूँ, तो रोज़ी.com है, इसी तरह इंडिया में इंडिया मोस्टर है और बेतहाशा रोज़गार और इस तरह की वो वेबसाइट हैं। आप उन पे अपने आप को अपडेटेड अपने जो कॉन्टैक्ट नंबर हैं अपडेटेड हों, आपका एड्रेस अपडेटेड हो, आपकी पिक्चर लेटेस्ट हो, ठीक है? आपकी जो स्किल सेट है वो लेटेस्ट हो, जो भी आपका आपने रिसेंटली किया है या जो भी है वो अपडेटेड हो, आपका सीवी या जो प्रोफ़ाइल है वो प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है? उसमें कोई ऐसी चीज़ें ना हों जो किसी को ऑफ़ेंड करती हों, ठीक है? या कोई ऐसी चीज़ें ना हों जो आपका इम्पैक्ट जो है वो नेगेटिव करती है। इन चीज़ों का आपने ख़्याल करना है। सोशल मीडिया का आप मैक्सिमम ज़रूर यूज़ करें लेकिन पॉज़िटिव पर्पज़ के लिए, ना कि सारा दिन बैठे हुए वीडियोज़ देखने के लिए अननेसेसरी। फिर फ्रीलांसिंग है, बहुत अपॉर्च्युनिटी है। पाकिस्तान इस वक़्त आज मैं आईटी के एक बहुत सीनियर साथी थे इस्लामाबाद में उनसे मेरी बात हो रही थी। तो वो बता रहे थे कि पाकिस्तान इज़ द कंट्री के जो फ़ास्ट पेस पे है इस वक़्त हमारे जो फ्रीलांसिंग है वो वर्ल्ड में टॉप 5 में आ रहे हैं हम लोग, ठीक है? पूरी जबरदस्त। दुनिया में टॉप 5 में पाकिस्तानी नौजवान जो हैं, वो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं वेबसाइट्स पे, डिफरेंट वेबसाइट जो अवेलेबल हैं उन पे कर रहे हैं। अच्छा, अब ये वो चीज़ें हैं, फिर उससे नेक्स्ट स्टेप पे जब हम आपने इमेज बना लिया, आपने अपना प्रोफ़ाइल बना लिया, आपने अपनी सोशल मीडिया पे अपनी अवेयरनेस ले आए अपने क्योंकि मुख्तलिफ इवन अब गवर्नमेंट की ऑर्गनाइज़ेशन भी अपनी जॉब पोस्टिंग जो है, वो सोशल मीडिया पे कर रही होती है, ठीक है? स्कॉलरशिप भी आपके सोशल मीडिया पे आ रहे होते हैं, आपके लिए पोस्ट डॉक अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, वो भी आ रही होती हैं, आपके लिए लर्निंग की अपॉर्च्युनिटीज़ भी सारी की सारी वहाँ पर आ रही हैं। इंटर्नशिप के हवाले से भी वो सोशल मीडिया पे चीज़ें आ रही हैं। तो आप सोशल मीडिया से कॉन्टैक्ट रहें एक पॉज़िटिव वे में कंट्रीब्यूट करें और फिर उससे फ़ायदा उठाएँ। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप मलिक साहब आता है कि हमने उस हार्डकोर जॉब के लिए कैसे परस्यू करना है। तो सबसे पहले तो आपने एडवर्टाइज़मेंट देख ली, ठीक है? आपने उसको ग्रैब कर लिया कि यार ये अपॉर्च्युनिटी फलाँ जगह पे इस वक़्त आ गई है, ठीक है? अब आप खुदा के लिए ये मैं फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे जैसा बंदा अब मैं जाके रेसलर की एक पोज़ीशन आई और मैं कहूँ जी मुझे रेसलर के लिए मैं अप्लाई कर देता हूँ, पता नहीं मेरा तुक्का लग जाए, ठीक है? नहीं, ऐसा नहीं करना। अपने आप को बेतौकीर मत करें। अपने आप को मत कम पैसों पे बेचें। मैं बहुत सारे दुःख होता है मुझे जब मैं देखता हूँ मेरे बहुत सारे दोस्त जो मास्टर डिग्री होल्डर होते हैं, पीएन की जॉब पे अप्लाई करते हैं। मत करें, खुदा के लिए ऐसा मत करें। आपके लिए अल्लाह ताला ने बहुत बेहतर जगह रखी होगी। आप इतना लोग इतने डेस्परेट हो जाते हैं, नहीं जी मेरे पास जॉब नहीं है, सोशल प्रेशर में आ जाते हैं, पीयर प्रेशर में आ जाते हैं, घर वालों के प्रेशर में आ जाते हैं कि जी खाएँगे कहाँ से? चलो पीएन की जॉब कर लेते हैं, ये है, वो है। पीएन की जॉब बुरी नहीं है, ठीक है? लेकिन
आप अपने आप के साथ ज्यादती कर रहे हैं और किसी का हक मार रहे हैं। पीएन जिस बंदे के लिए वो जॉब बनी है उसके लिए रहनी चाहिए, आपके लिए जो जॉब है आप उसके लिए आपको प्रोसेस करना चाहिए, ठीक है। अब तो बल्कि मैं देख रहा था इल्मी सिटी का एक प्रोग्राम देख रहा था कि जीरो मनी के साथ आप बिजनेस कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो अब वो एक्सक्यूजेस भी खत्म हो गए हैं कि लोग जी हम बिजनेस कैसे करें, हमारे पास पैसा नहीं है। लोगों ने सैमसंग मोबाइल पकड़ा होता है, आईफोन मोबाइल पकड़ा होता है और कहते हैं जी हमारे पास पैसे ही नहीं है, हम कहाँ से बिजनेस शुरू करें। वो खुदा के बंदे वही आईफोन को ही आप कन्वर्ट कर सकते हैं बिजनेस में। नहीं अच्छा, सकलैन साहब, बिल्कुल आपने ठीक कहा। देखिए, सबसे पहले आपका इंटरेस्ट, जैसे आपने बताया कि गोल सेट करना चाहिए। जब एक गोल सेट कर लेते हैं उसकी तरफ आप जब जाएंगे, हर्डल्स भी आएंगी, प्लस माइनस भी आएंगे, उसकी सपोर्ट्स भी आपको मिलेगी। अल्टीमेटली आप इंशाल्लाह उस गोल तक पहुंच जाएंगे। सर, बड़ा मजा आया आपसे, बड़ी कीमती चीजें हमने सुनी है और नाजरीन ने सुनी है। तो इंशाल्लाह हम आपको एक दफा फिर जहमत देंगे, एक दफा फिर बुलाएंगे आपको प्रोग्राम पे। तो मेरे ख्याल आपने जो आज चीजें हमें एक थोड़े से सेशन में बताई हैं तो बड़ी फ्रूटफुल और बड़ी वैल्यूएबल है। तो कोई आप नाजरीन के लिए अपना एक मैसेज देना चाहें? अच्छा, इसमें मैं 1-2 मिनट लूंगा आपसे। एक तो ये है जी कि जी। सीवी जो है ना वो एक स्टैंडर्ड सीवी मत रखें जो हर जॉब के लिए आप अप्लाई करें, बल्कि हर जॉब के हिसाब से आप सीवी को ट्वीक करें। दूसरा, जब भी इंटरव्यू है उसको प्रॉपर तरीके से तैयारी करें। उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए, उस इंडस्ट्री के बारे में आपको पता होना चाहिए, उस जॉब की रिक्वायरमेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए। तीसरी चीज, फ्रेशर्स को परेशान होने की जरूरत इसलिए नहीं होती कि एक्सपीरियंस नहीं है तो हमें जॉब नहीं मिलेगी। बहुत अब इदारे जो हैं वो फ्रेशर लेना ये हर इदारे में एक लाजमी है, वो लोगों को फ्रेशर लेंगे और फिर अपनी हायरार्की में ऊपर लेके जाएंगे। तो फ्रेशर को या जो यंगस्टर्स हैं उनको जब हम लेते हैं तो उनके अंदर उनकी एबिलिटी देखते हैं, उनकी जो पोटेंशियल है उसको देखते हैं, उसकी लीडरशिप स्किल्स को देखते हैं, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स को देखते हैं, ये चीजें लेके चलते हैं। तो आप अगर प्रॉपर तरीके से ये सारी चीजें लेके चलें तो मैं नहीं समझता कि उसमें कोई मुश्किल हो कि आपको अल्लाह ताला आपकी पसंदीदा जॉब ना दे, ठीक है। बल्कि मैं दुआ गो भी हूँ कि अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और आपका ये जो मुश्किल वक़्त अगर किसी पे कोई जॉब चली गई है तो वो उसको ज़रूर अपने दोस्तों से शेयर करे कि जी मैं जॉब सर्च कर रहा हूँ। तो हम बैठे ही यहाँ एक-दूसरे की हेल्प करने के लिए। तो मेरा चूँकि वक़्त ज़ाहिर आपका ख़त्म हो गया है, तो मैं यही चाहूँगा सब लोगों को कि मिलके आप खुशियाँ बाँटें, एक-दूसरे के लिए आप फ़ायदा पहुँचाएँ, अल्लाह ताला आपको फ़ायदा देगा। आप लोगों के लिए काम करें, लोगों को गाइड करें, लोगों के लिए जो भी आप कर सकते हैं बेलौस होके करें, यकीन करें उसका रिटर्न आपको यहाँ ही मिल जाएगा। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, बिल्कुल ऐसा ही है। तो वही चीज़ है कि जो आपने मैसेज दिया है, मेरा भी यही मैसेज है, कोई अगर जॉब्स आती है तो अपने दोस्तों में, अपने ग्रुपों में शेयर करनी चाहिए ताकि कोई जो डिज़र्विंग और फिट फॉर दैट जॉब वो शायद मिल जाए। तो हमारी सारों की यही एफर्ट्स है, दुआ है इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच सर। अल्लाह हाफ़िज़। टेक मलिक साहब केयर। बहुत शुक्रिया आपका और इल्मी सिटी का भी बहुत शुक्रिया जनाब। थैंक यू। थैंक यू सर। अल्लाह हाफ़िज़।